बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव एट 8 में खुशामदीद और मैं हूं मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च की तैयारी कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने खैबर में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि 27 सितंबर को पूरा पाकिस्तान निकलेगा। इमरान खान की रिहाई के लिए शुरू की गई तहरीक में अब तक 5300 अफराद रजिस्टर करवा चुके हैं और दिलचस्प बात यह है कि उनके मुताबिक सबसे ज्यादा इसमें रजिस्ट्रेशन जो हुई है वो केपीके से नहीं बल्कि पंजाब से हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 5300 रजिस्ट्रेशन एक मुल्क गिर एहतजाज की तैयारी का सबूत है? और अगर सबसे ज्यादा लोग पंजाब से रजिस्टर्ड हुए हैं तो वो इस्लामाबाद कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि पाकिस्तान में एहतजाज का मसला सिर्फ लोगों का निकलना नहीं रहा, लोगों को इस्लामाबाद तक पहुंचाना भी एक बड़ा सियासी और इंतजामी मसला बन चुका है। माजी में जो थे, हमने रास्ते बंद होते, कंटेनर्स लगते, गिरफ्तारियां होती और हुकूमत और मुजाहिरीन को आमने सामने आते देख चुके हैं। पीटीआई कहती है कि 27 सितंबर का एहतजाज पुरअमन होगा। हुकूमत कहती है कि पुरअमन एहतजाज आईनी हक है, लेकिन एहतजाज की आड़ में इंतशार, तोड़फोड़ और कानून शिकने बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही वो मकाम है जहां दोनों फरीकों से सवाल बनता है कि अगर पीटीआई पुरअमन एहतजाज की जमानत दे रही है तो क्या वो अपने कारकुनों को वाज़ेह हिदायत देगी कि किसी सरकारी इमारत, पुलिस एहलकार रुकावट के साथ नहीं होगा? और अगर हुकूमत भी तस्लीम करती है कि पुरअमन एहतजाज आईनी हक है तो क्या वो पुरअमन मुजाहिरीन को इस्लामाबाद आने देगी, या एक मर्तबा फिर एहतजाज शुरू होने से पहले ही रास्ते, मोटरवेज और दारुल हुकूमत बंद करने की सूरत हाल पैदा होगी? लेकिन इस बार सुहेल आफरीदी ने एहतजाज के साथ एक और बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि पाकिस्तान का नौजवान मायूस है, इसे अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। पढ़े लिखे नौजवान मामूली मुलाजमतों के लिए भी बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी तादाद में पासपोर्ट बनवा रहे हैं। मगर यहाँ सवाल सिर्फ हुकूमत से नहीं, तहरीक इंसाफ से भी है कि केपीके में तहरीक इंसाफ काफी अरसे से इक्तदार में रही है। अगर नौजवान के पास रोजगार नहीं, मुस्तकबिल की उम्मीद नहीं, तो वो मुल्क छोड़ने के बारे में सोच रहा है, तो क्या इस पूरी सूरत हाल की जिम्मेदारी सिर्फ वफाकी हुकूमत पर डाली जा सकती है? केपीके में नौजवानों के लिए पीटीआई हुकूमत ने ऐसा कौन सा मुआशी और रोजगार का मॉडल दिया है जिसे वो आज पूरे पाकिस्तान के सामने मुतबादिल के तौर पर पेश कर सकते हैं? वहां पर गवर्नेंस इशू है। हुकूमत खुद मानती है कि निजाम कोलैप्स कर चुका है। ओपोजिशन इससे आगे बढ़कर कहती है कि पूरा निजाम ही कोलैप्स हो चुका है। तो फिर आज असल बहस यही है कि सियासी जमातें जो ये कहती है कि पूरा निजाम कोलैप्स कर चुका है, तो क्या पाकिस्तान का निजाम वाकई अपनी नाकामियों को पूरे निजाम की नाकामी करार दे रहा है? तो अगर निजाम नाकाम है तो उसे ठीक करने का काबिल अमल मंसूबा क्या है? और अगर निजाम नाकाम नहीं तो फिर दहाइयों से मौजूद मसाइल जिन्हें तस्लीम गवर्नमेंट करती है कि ये गवर्नेंस फेलियर है, तो हुकूमतें इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? और सबसे अहम सवाल कि 27 सितंबर को हम एक और सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं, या हुकूमत और ओपोजिशन इस मर्तबा फिर ये साबित करेगी कि पाकिस्तान में एहतजाज भी आइन के मुताबिक हो सकता है और रियासत का रद्द अमल भी? तो दूसरी तरफ जरा ये सोचिए कि अगर आपने बिजली का बिल कम करने के लिए अपनी जमा पूंजी खर्च की, सोलर लगाया, ग्रिड से बिजली कम ली, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बिजली कम इस्तेमाल हुई है इसलिए मजीद पैसे दें। अप्रैल से जून 2026 के दौरान बिजली की खपत कम हुई और अब सार्फिन से तकरीबन 34 अरब रुपए इजाफी वसूल करने की तजवीज सामने आई है, यानी तकरीबन ₹1.34 फी यूनिट। वजह, बिजली कम भी की लेकिन बिजली घरों को तयशुदा अदायगियां फिर भी करनी है। अब आम आदमी ये पूछ रहा है कि भाई हम करें तो क्या करें? बिजली इस्तेमाल करें तो भारी बिल, बिजली बचाएं तो निजाम के अखराजात का बोझ, और महंगी बिजली से तंग आकर सोलर लगाएं तो कहा जाता है कि ग्रिड की बिजली कम बिक रही है। लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है कि अगर बिजली मजीद महंगी होगी तो मजीद लोग सोलर लगाएंगे, मजीद लोग सोलर लगाएंगे तो ग्रिड की बिजली कम बिकेगी और इसका बोझ फिर बाकी सार्फिन पर डाला गया तो बिजली मजीद महंगी होगी। तो सवाल सिर्फ 34 अरब रुपए का नहीं है, सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसे चक्कर में फंस रहे हैं जहां आम आदमी जितनी भी कोशिश करे बिल से बचने की, बिजली का निजाम किसी न किसी रास्ते से उसकी जेब तक दोबारा पहुंच जाएगा।
ये प्रोग्राम में इन दोनों टॉपिक्स पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शेख इम्तियाज, MP हैं PTI के, और हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से राजा खुर्रम शहजाद। शेख साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और राजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राजा खुर्रम शहजाद, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। 27 सितंबर को हम देख रहे हैं कि PTI की तरफ से जो कहा गया है कि हम जो है एहतजाज करेंगे, तो आप किस तरह इसको देखते हैं? हुकूमत कहती है कि पुरअमन जो एहतजाज है वो आईनी हक है, तो क्या अगर PTI एहतजाज करती है तो आप इस चीज की गारंटी देंगे कि वो पुरअमन तरीके से जो है आप उनको एहतजाज करने की इजाजत दें? देखिए जी, एहतजाज के हवाले से उनका पूरा हक है, लेकिन ये बाय सबमिटिंग एन एप्लीकेशन बिफोर कंसर्न डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो आपको अलाउ करते हैं कि आप जो है वो इसमें एहतजाज के हवाले से आप उन्हें श्योरिटी देनी होती है। गवर्नमेंट जो होती है वो जिस अपने टूल्स तो सिस्टम के साथ चल रही है उसमें इनको बताना होता है, तो वहां पे इन्हें एप्लीकेशन देनी चाहिए। जब हमारा भी PDM का हुआ था जलसा, तो उस वक्त लाहौर में मुदस्सर मलिक साहब डिप्टी कमिश्नर थे, जिनके पास मैं खुद राना मकबूल साहब जो हमारे इस वक्त MP हैं अपना समीउल्लाह खान साहब, और उनके साथ चौधरी इम्तियाज अली साहब थे जो हमारे सदर थे नून लीग लॉयर फोरम के। हम लोग गए, हमने एक एप्लीकेशन दी और उसके बाद हमें PDM पे और गवर्नमेंट के हवाले से मीनार पाकिस्तान पे वहाँ पे जलसा करने की इजाजत दी गई थी। ये तो एक इनकी प्रोसीजर है, तो ये वो अडॉप्ट करें तो मैं समझता हूँ पुरअमन तो रहेगा, क्योंकि एजेंसीज और ये जो लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम है ये उनको देखभाल करेगा, और अगर कोई गलती करेंगे या इस तरह तो वो फिर मैं समझता हूँ ये हरकत में आ जाएगी एजेंसीज। और मेरा तो नहीं ख्याल कि एक डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसमें एहतजाज ना करने दिया जाए या उनके हवाले से। लेकिन खुर्रम साहब, अगर एहतजाज करने की आप परमिशन भी दे देते हैं तो फिर क्या जरूरत पेश आती है कि आप सड़कें बंद कर देते हैं, मोटरवेज बंद कर देते हैं, बड़े पैमाने पर प्राइवेट आप लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं? तो आप जब एहतजाज की इजाजत दे रहे हैं तो उनको एहतजाज करने दें। देखिए जी, एहतजाज करना उनका हक है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह अभी देखिए कल 3 पुलिस डिपार्टमेंट के जो हमारे वहाँ पे जो मुतय्यन थे, वहाँ पे जो दोस्त, एक सब इंस्पेक्टर थे, कांस्टेबल थे, और उसके बाद एक और अफसर थे पुलिस के, उन्हें शहीद कर दिया गया। तो इस हवाले से देखें, पुलिस को या डिपार्टमेंट्स को अपनी सड़कों के हवाले से नाका लगाने के कोई जो इख्तियारात है उनको उसके हवाले से देखना चाहिए, ना कि इनके लिए देखना चाहिए कि इनकी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने रास्ते रोके हैं। मैं नहीं समझता कि इस वक्त पाकिस्तान में या पंजाब में कोई ऐसी सूरत हाल है कि कोई एहतजाज करे उसको रोका जाए, अनटिल अनलेस कि उनकी तरफ से कोई ऐसे मुहरकात या मामलात ना हो जो जिनमें कोई ऐसी चीज नजर न आए जिनमें तशद्दुद और ऐसी कार्रवाइयों की कुछ धमकियां या ऐसे मामलात जो कि एजेंसीज को भी मिली होती है और जो एजेंसीज ने रिपोर्ट दी होती है, उस पर ये सारे नाकों के हवाले से बात होती है। सही, लेकिन जो है खुर्रम साहब, PTI तो यही कह रही है कि हम पुरअमन एहतजाज करना चाहेंगे। मेरा सवाल शेख साहब आपसे है, आप 27 सितंबर का जो एहतजाज कर रहे हैं उसका असल मकसद क्या है? इमरान खान की रिहाई है, अब अदालती मुकदमात से जो है आप चाहते हैं कि हमें रिलीफ दिया जाए, हुकूमत चाहते हैं कि हुकूमत पर सियासी दबाव है या हुकूमत चेंज करना है, क्या आपका असल जो है एजेंडा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। रूल ऑफ लॉ सबसे पहला एजेंडा इस चीज़ का है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अदालतों को जो कब्जा कर लिया गया है, अदालतें आज़ाद होनी चाहिए। चादर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल नहीं होना चाहिए। जो हमारे मिलिट्री कोर्ट से लोगों को जो है वो इन्होंने सजाएं दी हुई हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनको कोई चीज़, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हुआ है कि 2 माह के अंदर अंदर कानून बनाए के उनको अपील का राइट दें, वो आज तक नहीं हुआ। वो साल गुजर गए हैं। ये सिस्टम बिल्कुल डीरेल हो चुका हुआ है। जिस मुल्क में इंसाफ ना हो, जिस मुल्क में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस ना हो, फ्रीडम ऑफ गैदरिंग ना हो, राइट टू प्रोटेस्ट ना हो, तो उसकी जो है जो जाती है दुनिया में एक उसका जो इमेज जाता है बहुत गलत जाता है। वहां पे कोई इन्वेस्ट करने नहीं आता। यही वजह है कि पिछली इस हुकूमत को इतना कर्जा लेना पड़ा, इतना शायद पाकिस्तान की तारीख में उतना कर्जा और इतना ही कर्जा इन्होंने पिछले 3-4 साल में जो ले लिया। तो इस मुल्क का आगे चलने का वाहद जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है, ये फार्मूला है। और फिर
جو ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. جس کو عوام منتخب کرے اس کا رائٹ ہے کہ وہ آ کے کھلم ڈلا اپنے مینڈیٹ کے مطابق جو ہے وہ رول کرے. تو یہ 3 4 5 چیزیں ہیں. باقی ہمارے جو اپوننٹ ہیں وہ بھی اس چیز کو مان چکے ہوئے ہیں, یعنی گورنمنٹ بھی مان چکی ہوئی ہے کہ یہ جو سسٹم انہوں نے خود بنایا فارم 47 کا وہ کلیپس کر گیا ہوا ہے. لیکن یہ کلیپس کو بھی جو ہے وہ کندھے پہ اٹھا کے اب چلنا اب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے, بلکہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے. خرم صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ یہ کہتی رہی کہ ماضی میں جب بھی پی ٹی آئی نے احتجاج کیا ہے, جب بھی اس طرح کا جو ہے احتجاج کی کال آئی ہے تو وہ احتجاج پرامن نہیں رہا. تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ احتجاج کو روکنے کے لیے ڈفرینٹ راستے استعمال آپ لوگ کرتے رہے ہیں. لیکن اگر قانون اور پرامن طریقے سے جو احتجاج نہیں ہو رہا اور قانون چند افراد توڑتے ہیں تو پھر کاروائی بھی تو انہی افراد کے خلاف ہونی چاہیے نا. یہ پوری سیاسی جماعت جو ہے آپ اس کے اگینسٹ جو ہے یہ چیز کرتے ہیں. دیکھیے جی, میں یہ نہیں سمجھتا کہ سب ان کے خلاف یہ کاروائی ہوتی ہے جنہوں نے پارٹیسپیٹ نہ کیا ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن ایک سیکشن آ جاتا ہے 109 جس میں آپ نا کسی کو مشورہ دیتے اور کسی کو تحریک دے کے موٹیویشن دے کے وہاں پہ کسی بھی چوک میں لا کے کسی احتجاجی معاملے میں آپ انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ احتجاج کر کے یہاں پہ شرپسند عناصر کو جو سہولت کاری دی جا رہی ہوتی ہے نا اس کے تحت ان لوگوں کو آپ اس قانون کے دائرے میں لا سکتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بغیر کسی شہادت کے یا بغیر کسی ایویڈنس کے کسی بھی گورنمنٹ نے کیا ہو. لیکن یہ چونکہ مخالفت در مخالفت ہوتی ہے اور اس میں یہ شاید ہو یا نہ ہو, لیکن نظریہ یہی بن جاتا ہے کہ یہ اگر اس نے کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو اس نے کیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں انہیں موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہیں تو ان کے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ سہیل آفریدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے 2 لاکھ لوگ جب آپ احتجاج 27 ستمبر کو کریں گے 2 لاکھ لوگ نکلیں گے. ابھی تک جو رجسٹریشن ہوئی ہے 5300 لوگوں کی ہوئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنی بڑی 24 کروڑ آبادی والے ملک میں 5300 لوگوں کی جو رجسٹریشن ہوئی ہے اور اس بیس پہ آپ یہ جو احتجاج اور اتنے لوگ نکلیں گے اور آپ کی بات مان لی جائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی وہ فگر کریکٹ کر لیں, وہ 5000 نہیں, وہ 50,000 ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے ابھی جب تک میں نے اس کو چیک کیا تو تب تک نہیں, وہ جب ہم نے ڈکلیئر کیا تھا فرسٹ ٹائم تو 50,000 تھا, اور 50,000 اس طرح ہوئے تھے کہ پنجاب میں کوئی کمپین نہیں چلائی گئی تھی. کمپین چلی تھی صرف KPK میں, لیکن KPK میں لوگوں نے کم رجسٹر کرایا, وہاں کی کمپین آن لائن یہاں کے لوگوں نے رجسٹر کروایا, پنجاب میں رجسٹر کرایا. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے 1-2 کہا کہ جناب ان کو اجازت ہونی چاہیے. یہ تو پہلی حکومت ہے, ان کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پرامن نہیں کرنا. یعنی آج ہم نے یہ 5 اگست تھی نا ہمارا, تو 5 اگست 3 اگست سے ہی انہوں نے لوگوں کے گھر جا کے ان کو اٹھانا شروع کر دیا تھا. ہمارے MPs کو بھی انہوں نے گرفتار کیا. اب کل 14 اگست تھا, ان کو پہلے ہی خبر آ گئی کہ انہوں نے ریلی نہیں نکالنی پاکستان کے پرچم کو. اصل میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اجازت بھی نہیں دیتے. ہم بھائی صاحب جو میرے ہیں بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے کہ رائٹ ہونا چاہیے. یہ آئے تھے اس وقت, انہوں نے آ کے اپلائی کیا, ان کو اجازت مل گئی. اور بھائی وہ عمران خان کا دور تھا, وہاں تو آپ دھرنا لے کے جب گئے تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے تھے, تو ہم ان کو پانی اور کھانا بھی بھیجتے تھے کہ یہ آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے ایز اے گڈ ول. آپ تو ہم اناؤنس کرتے ہیں 4 دن پہلے چھاپے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کے گھروں کو, یہ کیا ہو رہا ہے جی, یہ ڈور نوکنگ ہو رہی ہے. یہ 1 دن پہلے ان کو گرفتار کر کے, آج ہی ہمارے افضال پہاڑ صاحب MNA کا الیکشن لڑے ہوئے ہیں, ان کو گریبان سے پکڑ کے لے گئے ہیں. رات کو ہمارے آصف علی بگا صاحب MPA ہیں سٹنگ MP ہیں, ان کو کے گھر آ کے بدتمیزی کرے, ان کے گھر میں شادی تھی. یعنی ان کو پہلے ہی پتا چل گیا تھا. ہمارے تنویر صاحب ہیں پنڈی کے, ان کو رات کو گرفتار کر لیا. کیا وہ ریلی کو لیڈ کر رہے ہیں؟ یعنی یہ پورا امن احتجاج تو ہوا یا نہیں ہوا, یہ تو بعد میں ڈیسائیڈ ہونا ہے نا, یہ تو پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے ہزاروں سینکڑوں جلسے کیے ہیں. لاہور میں 5-7 بڑے جلسے کیے ہیں ہم نے, اس سے بھی شاید زیادہ. مجھے بتائیں کہ آج تک کیا کوئی گھملا ٹوٹا ہے
کوئی ہمارے خلاف کوئی FIR ہوئی. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ ہیں نہیں وہاں پہ موجود, اب دوسرے صوبے میں موجود ہیں, پرچہ آپ کے خلاف ہوتا ہے. اریسٹ مجھے اریسٹ کیا انہوں نے کلر کا ہار پہ, پرچہ میرے پہ پنڈی والا ڈال دیا. تو یہ پہلی دفعہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ ریاست جو کہتے ہیں یا حکومت جس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ایک ماں کے جیسی ہوتی ہے. تو یہ تو ستیلی ماں سے بھی کہہ لیں کہ بڑھ کے جنہوں نے کر دیا. آج کل تو ستیلی مائیں بھی اس طرح کا سلوک نہیں کرتی ہیں. آپ کیوں ستیلی ماں جیسا سلوک کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے میں خرم صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی ہم نے نا جلسے کے لیے 5 درخواستیں دی لاہور کے لیے. آپ کو میں درخواست دے دیتا ہوں یا آپ میرے ساتھ چلے مجھے اجازت لے کے دکھا دیں. جی آپ تو کہتے ہیں کہ احتجاج میں نے سن لی ہے بات. اب میں نا شیخ صاحب کے گوش گزار کچھ کرنے لگا ہوں اور ریکارڈ کے مطابق ہے یہ بات. جب مدثر ملک صاحب ڈپٹی کمشنر تھے اور PDM کی گورنمنٹ تھی اور یہ خیر سے برجمان تھے پورے پاکستان پہ, تو جب ہم مینار پاکستان پہ گئے وہاں پہ ہم نے اجازت مانگی تو انہوں نے اجازت نہیں دی. میں خود اس ڈیلیگیشن میں تھا. رانا مقبول صاحب جو مرحوم سابق سینیٹر تھے وہ بھی تھے, اس کے بعد سمیع اللہ خان صاحب تھے, چودھری امتیاز علی صاحب تھے. آپ یقین کریں انہوں نے اجازت نہیں دی. جب ہمیں اجازت ملی اور جب ہم وہاں سے واپس آئے جلسہ کر کے تو اربوں کے قریب انہوں نے جرمانے جو ہے نا ہر ایپلیکینٹ کو ٹھوک دی ہے. اجازت جو ملی وہ بھی دیکھیں, میں شیخ صاحب سے بدلا لے رہے ہیں آپ خود ہی کہہ رہے اجازت نہیں ملی, خود ہی کہہ رہے اجازت ملی. کہ یہ ان دوستوں نے یہ سیاست جو ہے نا پاکستان میں یہ ریاست اور سیاست کو ملاتے ہیں. سیاست تو بہت ایک اور چیز ہے, ریاست تو سب کی سانجھی ہوتی ہے. ان کی سیاست کی وجہ سے تو کہہ رہے ہیں سہیل آفریدی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے ملنے دیا جائے عمران خان سے, اگر عمران خان کہیں گے تو ہم اس احتجاج کو روک دیں گے. دیکھیں سہیل آفریدی صاحب CM ہے اور ان کا ایک اپنا مقام ہے. میں ان کو بھی کسی بات پہ اعتراض نہیں کر رہا, میں صرف گوش گزار کر رہا ہوں کہ انہوں نے ریاست میں سیاست صحیح کی ہوتی نا تو آج ان کو بھی صحیح اس ریاست میں سیاست مل رہی ہوتی. انہوں نے الحمدللہ 3.5 سال سانس نہیں لینے دیا, نہ میرے قائد میاں نواز شریف کو, نہ شہباز شریف صاحب کو, اور میرے جتنے قائد نے آپ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب کو جدھر گھمایا انہوں نے, اور 6-7 ماہ انہیں جسا فرش پہ لٹا کر بے گناہ بے قصور بندے کو انہوں نے گھمایا. تو یہ اب کس طرح دعوے کر رہے ہیں کہ ریاست ایسی نہیں ہوتی؟ یہ ریاست کو انہوں نے سیاست سکھائی ہے, انہی کی سیاست سیکھی. آج یہ لوگ جو وہ تو کندن بن گئے. اب جب ان کو کندن بننے کا ٹائم آیا تو ان کو لگ رہا ہے کہ جس طرح سیاست جو وہ سٹیلی ماں بن گئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اپنی سیاست میں وہ رول پلے کرتے, کپتان صاحب اپنا اسپرٹ دکھاتے اور آج زندگی کے ان ڈگر پہ وہ ہوتے کہ ایک پوری عوام ساتھ ہوتی. انہوں نے یوتھ کو بھی نعروں پہ لگا کے ان کو 9 مئی کے واقعے سے پھنسا دیا, اور جنہیں ہم لیپ ٹاپ پہ لا کے ملک میں ایک اچھی کوشش کے ساتھ انہیں آگے لے کے آ رہے تھے, انہوں نے اس یوتھ کو بھی تباہ کر دیا. اور آج بتا رہے ہیں کہ حسن نیازی جو ہے وہ 3 سال ہو گئے ہیں, فلاں یہ ہو گیا. یوتھ صرف لیپ ٹاپ سے نہیں بنتی, نہ ان کا مستقبل لیپ ٹاپ دینے سے بنتا ہے. آپ اگر گن دیں گے نا, دیکھیں میڈم ان کو اگر آپ گن دیں گے, شیخ صاحب خود بہت بڑے منجے ہوئے سیاست دان ہیں, ان کی فیملی ان کو ساروں کے حوالے سے ان کا نام ہے. کیا ان کی یوتھ کو آپ نے 9 مئی کے واقعات میں دیکھا ہے؟ دیکھیں کیا جو کپتان ہے انہیں چاہیے تھا کہ بچوں کو یوتھ اگر نہیں بھی لیپ ٹاپ دیتے تو کم کم انہیں ان دستوں پہ لے آتے, ان جگہوں پہ لے آتے جہاں پہ وہ پڑھ رہے تھے بیٹھ کے. آپ انہیں منظم رکھنے دیتے. خرم صاحب اگر کوئی نکلا تو اپنی مرضی سے نکلا, ان لوگوں نے ڈنڈے اور جو بندوقیں دکھا کے تو ان کو گھروں سے نہیں نہ نکالا, وہ اپنی مرضی سے اگر یوتھ نکلی ہے, یہ وہی یوتھ ہے نا جن کو لیپ ٹاپ بھی ملے ہیں آپ کی گورنمنٹ میں. نہیں یہ تو اب یوتھ بیچاری مل بھی نہیں رہی, ان کو تو انہوں نے پھنسا پھسو کے مار دی ہے. وہاں پہ کوئی بیچارہ ملک سے باہر چلا گیا, کوئی ادھر ہے. لیکن خرم صاحب مسئلہ تو یہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رہائی نہیں صرف ان تک رسائی دی جائے. حکومت کے پاس اچھا خاصا 27 ستمبر تک بڑا لمبا ٹائم ہے, تو آپ لوگ مطلب اس چیز کو کہ ہم دوبارہ ایک احتجاج, ملک ہمارا اس قابل نہیں ہے اور ہماری اکانومی اس چیز کو افورڈ نہیں کرتی, اور ہم اس قسم کا انتشار پھیلائیں اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن کو بھی ہم موقع دیں گے کہ اپنے ہی ملک میں اس طرح کی چیزیں ہیں, تو آپ بیٹھ کے چیزوں کو جو ہے سیٹل ڈاؤن کریں, آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے. میرے خیال میں ان کے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف دیکھیں, انہوں نے ہر ترمیم پہ قومی اسمبلی کے اندر تو احتجاج نہیں کیا, وہاں پہ جب کمیٹی کے پاس بل گئے تب تو انہوں نے شور نہیں مچایا, لیکن جب یہ باہر سڑک پہ آئے ہیں تو انہوں نے ہر ترمیم کو روئے ہیں اور ہر ترمیم کو دھویا انہوں نے بیٹھ کے.
میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو طریقہ آ جائے ریاست میں سیاست کرنے کا اور ان کو سمجھ لگ جائے تو ان کا قائد بھی باہر آ جائے, ان کو پتہ لگ جائے کہ جج کو کہہ کے بلانے والے لوگ کس طرح ججوں سے فیصلہ لیں گے. آج یہ آزاد عدلیہ کی بات کر رہے ہیں, اگر ان کو نظر آ رہا ہے کہ آزاد عدلیہ تو اس کے پیچھے ان کی اپنی دیکھیں کہ کس طرح بابر رحمت یہاں پہ آگے پورے فیصلوں کو سبوتاژ کرتے رہے ہیں. تو ان کی اپنی لگائی یہ ساری بات ہے آگے, اور جس کو جس کی تپش میں یہ بیٹھے ہیں. صحیح. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں, ہمیں جو ہے عدالتوں سے ریلیف چاہیے اور ہمارے اوپر جو جھوٹے مقدمات ہیں, اور آپ انہی عدالتوں پہ کرٹیسزم بھی کرتے ہیں اور انہی سے آپ انصاف بھی مانگ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میرے بھائی نے نا خود ہی اعتراف کیا کہ ان کے دور میں پہلے کہتے ہیں اجازت نہیں ملی, بعد میں کہتے ہیں مل گئی, اور لیکن اربوں روپے جرمانہ تھا. ہمیں بھی آپ اجازت دے دیں, ہم پہ بھی بعد میں تو آپ اربوں روپے جرمانہ کر لیجئے گا, لیکن اجازت دے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس سسٹم سے نکل کے کندن نہیں بنے, یہ لندن پہ آرے ہوئے تھے کندن کی بجائے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ کہتے ہیں نا ریاست میں ان کو سیاست نہیں کرنی آتی, تو وہ سیاست کی بات کر رہی ہیں جو مریم کہتی تھی وہ مجھے بھی آتی ہے, لیکن اس میں جھکنا پڑتا ہے, اس میں وہ کرنا پڑتا ہے. یہ اس سیاست کی بات کر رہے ہیں, اور وہ ایسی سیاست ہم نہ کریں گے اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ایجنڈا صاف اور ستھرا ہے کہ جو اختیارات کے اندر جو رہ کے آپ اپنے دائرہ کار میں جو ہے وہ اپنا فرض ادا کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اس کو مینڈیٹ عوام دے وہ اس کو جو ہے کیا جائے, فارم 47 نہ ہو. ہمارا یہ سارا ایجنڈا ہے. یہ ہماری یہ جو مارچ ہم کر رہے ہیں یا اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں, یہ اس کا ہے. دوسری بات ہم نے جو شہید افریدی صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ اب یہ ایک وزیر اعلیٰ وہ جاتا ہے اڈیالہ میں ملاقات کرنے کے لیے, یہ کس قانون کے تحت اس کو روکتے ہیں؟ کس قانون کے تحت اس کی بہنیں جو ہے وہ روزانہ ہر ٹیوزڈے کو وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتی ہیں؟ کس قانون کے تحت اس کو سولیٹری کنفائنمنٹ پہ رکھا ہوا ہے؟ ہم سگنیٹری ہیں انٹرنیشنل کئی چیزوں کے, جس میں ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہم سگنیٹری ہیں نیلسن منڈیلا رول جو بنے ہیں اس کے, ہم نہیں کر رہے. نہ یہ قانون اور آئین پاکستان میں مانتے ہیں یا نہ ہی یہ انٹرنیشنل قانون کو مانتے ہیں. ان کا کام ایک ہے کری جاؤ, وہ چاہے لاہور میں کری جائیں یا پھر کبھی کبھی ٹرمپ کی کر دے رہے. کیوں نہیں ملنے دیتے آپ؟ یہ تو ان کا آئینی حق ہے, آپ تو آئین کی بار بار بات کر رہے ہیں, تو کیوں نہیں ملنے دیتے؟ یہ ہم دیکھیں شیخ صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کہ مریم بی بی کو وہ سیاست یا ریاست شاید اس میں وہ نہیں آتی ہے, یا ان کے متعلق جو بات کی ہے یہ اصل میں فرا گوگی والے سٹائل میں نا عادی ہو چکے ہیں. اور بزدار فرا گوگی کو آج تک پکڑا کیوں نہیں انہوں نے؟ فرا گوگی پہ مقدمے کیوں نہیں بنائے؟ بزدار پہ مقدمے کیوں نہیں بنائے آج تک؟ نہیں دیکھیں وہ ہے مقدموں میں, اور دیکھیں پہلی بات, اور دوسرا ان کے فرا گوگی صاحب کے سسر کو ٹکٹ دیا ہوا ہے. آپ شیخ صاحب پتہ کیوں سن نہیں رہے؟ سوری بھائی, آپ کیری آن جی, کیری آن. اچھا سنیں, القادر ٹرسٹ کی جو 423 کنال جگہ تھی وہ ملک ریاض سے لینے کی کیا ضرورت تھی بھائی جان کو, کہ اگر قائد ان کا اس طرح بنی گالا کا وہ جو ایک لے کے چل رہے تھے تمغہ جرت, تو دیکھیں بات سن لیں, ملاقات کی بات کر رہے ہیں, کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اس کا جواب نہیں. اب دیکھیں آپ مجھے میری بات سن لیں. آپ دیکھیں ابھی آپ نے اور آپ ان کا جو بات سن کے مجھے لگا ہے کہ آپ دی ایرانی پروجیکٹ کی بات جو ہے نا آپ اس کا جواب دے دیں. آپ جو ٹریکٹر کا ایک دیکھیں مجھے اچھا بات کر لینے تھے یا پھر بات سن لیں آپ. میں تو کہہ رہا تھا مجھے کوشچن مل جائے, میں تسلی میں آ جاؤں, پھر آپ ساری بات کر لیجیے. صرف تسلی میں میری اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کو مجھے صرف یہ کہ کس رول کے تحت آپ نہیں ملنا دیتے, اس کا جواب دے دیں تو میں آپ خاموشی سے آپ کی بات سنوں. سے ملاقات کرنے دی جائے گی تو ہم یہ احتجاج اگر وہ منع کریں گے تو ہم نہیں کریں گے. اچھا دیکھیں ملاقات کے حوالے سے نا جیل رولز پڑھ لیں. دیکھیں میں ایک ریکویسٹ کروں گا, جیسے پی ٹی کا ایک رول ہے نا سر, جیل رولز کیا ہیں؟ جیل رولز یہی ہے کہ دیکھیں آپ نے ڈیز انہوں نے رکھے ہوتے ہیں اس حوالے سے, جو ملزم ہے یا جو مجرم قید ہے وہاں پہ ان کے حوالے سے ان کی ایک وہ ہوتی ہے ملاقات کا ٹائم. جب بی بی مریم کو میاں نواز شریف کے سامنے اس کی ماں جب بیمار تھی تو آپ لوگوں نے پکڑ کے کورٹ لگ پر بند کر دیا, تب رولز نہیں سمجھ لگی آپ لوگوں کو. اور آج جب آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ بندہ اندر جس نے بی بی, دیکھیں فرا گوگی کی میں بات کر رہا ہوں, ایک کرنے نہیں دے رہے, وہ وہاں پہ کیا کرتی رہی ہیں پنجاب پورے میں,
पिंकी बीबी क्या करती रही हैं, ये सारे लोग जो कुछ करते रहे हैं वो आप काट रहे हैं। आप मुझे सरफराज चीमा साहब की बात बताएं, गवर्नर जो है वो वहां पे क्या करते रहे। आप लोगों ने जब एक एहतजाज की कॉल को 9 मई में आपने आर्मी इंस्टॉलेशन को तबाह कर दिया, आपने फौजी वर्दियों का मजाक उड़ाया, तो अब आप यूथ को भी कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। आप हमें भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इजाजत दें, आप ले इजाजत और आप जुर्माने कराएं, लेकिन आपका जो फोरम है वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर है, आप जाके उसे पकड़े, वो वहां पे जाके आप उसे दरखास्त दें, अगर वो ना दे तो आप हाई कोर्ट में आए, आके आप अपना इतराज करें। लेकिन देखिए आप ट्रस्ट करेंगे दायरे पे तब ना, वरना आपका तो कोई पता नहीं, आप किस वक्त 9 मई का दूसरा वाकया जन्म लेने के लिए चल पड़े। सर, डिप्टी तो कमिश्नर लाहौर की भी वीडियो वायरल हुई थी जब ये लोग गए थे वहां उनसे बात करने के लिए, और वो टांग पे टांग रख के कुर्सी पे झूले ले रहे थे। देखिए मेरी बात सुने मैडम, अगर डिप्टी कमिश्नर को आप थ्रेट करेंगे और उसके अंदर उसका मजाक उड़ाएंगे, आप बताने की कोशिश करेंगे कि आप बहुत बड़ी जमात है और आप ये कर देंगे, पहले आप आर्मी के यूनिफॉर्म की पैंटों को टांगते रहे तो अब आप ब्यूरोक्रेसी को टांगेंगे, तो क्या ये डिप्टी कमिश्नर ये सुनने के लिए वहां पे टांग नीचे करके बैठ जाता? डिप्टी कमिश्नर को बाहर जो भी एड्रेस कर रहे थे लोग, आपने देखा किस जमघटे और किस वो एक टोले की शक्ल में जाके आप एक बंदा 2-3 जाए और जाकर उन्हें कहे सर अगर तो वो ना करता टांग पे टांग रखना क्या गैर आईनी है या गैर कानूनी है? अगर कोई बंदा ऐसा, मुझे एक बात बताएं, ये सारी बातें कर रहे हैं, मुझे बताएं कोई एप्लीकेशन दिखाएं जो उन्होंने वहां पे दी है और उस पर प्रोसीडिंग नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो कोर्ट में। चले एक चैलेंज कर लेते हैं, सामने बैठे हैं जी, हमने एप्लीकेशंस भी दी हैं, हमने रिट भी किया हाई कोर्ट में, इन्होंने जजेस को उसकी इजाजत नहीं देने दी गई है आज तक 4 दफा। हम तो यही तो कह रहे हैं कि ये तरमीम जो आपने की है 26वीं 27वीं, इसमें आपने अदालत को यरगमाल बनाया हुआ है, आपने हमें इसको छुड़वाना चाहते हैं, ठीक है ना। बाकी ये आके वो ये फजूल बातें हैं, यानी अगर किसी ने कुछ किया तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले ना, एक्शन तो आप लेते नहीं है। बुज़दार साहब आपके उनकी गाड़ी में बैठे हुए हैं। शेख साहब, मैं मेरा सवाल जस्ट ये है कि आप मुझे ये बताएं कि आप क्या वाकई आपकी पार्टी जो है उसके अंदर जो है शदीद इख्तलाफात हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के रहनुमा खुद ये कह रहे हैं कि 27 से पहले आप मुत्तहद हो जाए। अलीमा खान कोई और डेट दे रही है, उसके बाद सलमान अकरम राजा कोई और डेट दे रहे हैं, आपने जो है सारी चीजें वो मिक्स नहीं हो रही, आप एक पेज पे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। तो आपकी पार्टी अगर खुद ही इन चीजों में इख्तलाफात का शिकार है तो कहाँ आप जाके वहां 27 सितंबर को मुत्तहद होंगे और ये चीजें आगे आप कंटिन्यू करेंगे? पहली बात तो ये है कि डेट एक ही है 27 सितंबर और सारे इस पे एग्रीड है, कोई बंदा दूसरी डेट नहीं दी और ना ही देने का किसी को इख्तियार है, ये हमारी कोर कमेटी ने फैसला किया। दूसरी बात है कि इख्तलाफात, ठीक है, ये जब डेमोक्रेटिक हम अब असेंबली में होते हैं तो एक इख्तलाफ रखना जो होता है, सारे एमपी है ना, कुछ एमपी इख्तलाफ रखते हैं कुछ नहीं रखते, तो ये इख्तलाफ जो है वो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसका एक कहने के लाजमी जुज है और हुस्न है, ठीक है कि नहीं। अब ये है कि इनकी पार्टी जो है, अगर मरियम ने कह दिया है कि सूरज मगरिब से निकलता है तो वो मगरिब से निकलता है, वो सुबह सारे उठ के लगे होंगे जी वाकई जी मरियम ने कह दिया तो सूरज मगरिब से निकलेगा। हमारा जरा तरीकेकार जरा है वो डेमोक्रेटिक है, हर एक बंदा बोलता है। जबकि खान साहब भी हमारी मीटिंग को करते थे तो लोग वहां से इख्तलाफ करते थे, लेकिन अब हुआ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस डेमोक्रेटिक रवैये को या तो आप अच्छा करके पेश कर दें कि यार क्या बात है कि एक आम प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जनरल से इख्तलाफ कर रहा है, एक वर्कर वो चेयरमैन से इख्तलाफ कर रहा है, ये एक अच्छी चीज है। लेकिन पिछले दिनों इन्होंने किया इस तरह के बड़ी बड़ी खबरें छुड़वा के, अगर आलिया हमजा ने सलमान अकरम साहब को कुछ कह दिया तो ये हेडलाइन बन गई है। हम उसी पार्टी में हैं, हम इमरान खान के पीछे खड़े हैं, हम रूल ऑफ लॉ के पीछे खड़े हैं। अगर किसी एक बात पे कभी किसी का एक दूसरे से इख्तलाफ हो जाता है, आप जाए, हम सारे वहां पे खड़े होते हैं डयाला में, आज आप ऐलान करें कि हमें दें जलसा, हम सारे एक ही स्टेज पर मौजूद होंगे, हम उसी तरह मिल रहे होंगे। वो मिशाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा की अभी हम देख रहे हैं कि वो जो इश्यूज चल रहे हैं, तो आप एक दूसरे पे खुद ही इल्जाम लगा। नहीं देखे, कोई चीज होती है कि जो कुछ लोग, जब हमारे मैच्योर लोगों को आपने जेलों में बंद कर दिया है, कोई इमेच्योरिटी आई है, ये नहीं मैं कहता,
किसी भी पार्टी ने अपने सियासी इख्तलाफात को टीवी पे जाके डिस्कस नहीं करना चाहिए। अगर आप मुझे कहें कि अभी तो मैं तो बिल्कुल इस ऐसे ठीक है। प्रोग्राम में ही नहीं ज्वाइन करूंगा, ठीक है। ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं ये कहता हूं कि आप इसको पॉजिटिव लें। अगर मैं अपने ही किसी बंदे से इख्तलाफ कर रहा हूं, लेकिन मेरा एम एक है, मैं कहता हूं रास्ता ये ठीक है, वो कहता है रास्ता ये ठीक है, वो इख्तलाफ एक पॉजिटिव ठीक इख्तलाफ है। होता है। खुरम साहब, मुझे ये बताएं, आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जिस तरह जो है पीटीआई कह रही है कि हम 27 सितंबर को एहतजाज करेंगे, उधर जो है पीपल्स पार्टी आपसे नाराज है आजाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, और जो है नए सूबे बनाने के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई एक ही पेज पे जो है हमें नजर आ रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन में आपको नहीं लगता कि अगर इन्होंने जो है पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद हो गया या कोई इस तरह की चीजें होगी तो आपकी गवर्नमेंट के लिए खतरा है? देखिए जी, सियासत के हवाले से सिर्फ सियासी इख्तलाफ में या पार्टियों में इख्तलाफ में हुसन पीटीआई में नहीं, बाकी जमातों के आपस में इख्तलाफात में भी हुसन ही है। और वो हुसन ही है जो उन्हें साथ लेके चल रहा है, वो गवर्नरशिप पे चल रहे हैं, ये वजीर आला भी है। तो ये जो आप कह रही है ना कि कश्मीर में या उधर, तो वो पार्टियों के साथ ऐसा होता रहता है। ये जमहूरियत का एक अगर हुसन है। लेकिन बिलावल साहब कह रहे हैं कि आपका आखिरी टाइम आ चुका है, घड़ी जो है आपकी टिक 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 उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखें, ये तो उसका कर्म होता है कि आप देखें कि कहाँ से बात कहाँ चली, कि आज फिर वही वजीर आला, आज वही वजीर आजम, और जो मुंह पे हाथ पेर के एसी बंद करते थे वो खुद एसी की इस्तदा कर रहे हो, हमने दो लगवा दी हैं। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर शेख साहब जिस तरह का इनका एक मुकाम नाम है, तो ये इनको हदायत जारी करें कि ये एक दूसरे पे 50-50 करोड़ खाने के इल्जाम जो लगा रहे हैं ना, कि राजा साहब पे लगा रही है, एक खातून के कह रही है आपने 50 लाख जो डोनेशन आया वो खा लिया है, वो खा लिया। तो ये शेख साहब उस सिग्नेचरी जो अथॉरिटीज है ना, उनको जाके जरा चेक करें कि खा कौन रहा है, तब इनकी पार्टी के हवाले से मैं समझता हूँ कोई बात सामने आएगी। पार्टी ये वही है जिसकी कैबिनेट में आपने जो 190 मिलियन पाउंड के जो वहां से बाहर से आए और बगैर बताए उस वक्त कैबिनेट से अप्रूव करा के आपने सुप्रीम कोर्ट के उस फंड में जमा करवा दिए, जो कि एक उसके जुर्माना था अपना मलक रियाज का, उसमें आपने जमा करवा के उसका फायदा आपने जाके अलकादर ट्रस्ट में ले लिया। तो उस वक्त कैबिनेट को चलाने में ये जो डंडे के जोर पे सारे मनवाई गई, उस वक्त आपका कप्तान जो है जो काम कर रहा था ना, अगर वो सियासत और रियासत को चलाता सही और आज लोगों को उसने सही साल लगाया होता, तो कोई लोग वादा माफ गोवा ना बनता इनके खिलाफ। हर बंदा जो इनसे निकला है वो जाके कप्तान को उसने बाहर जाके रोंदा ही है। आप मुझे बताएं, मियां नवाज शरीफ के हवाले से कोई एक बंदा जिसने उन्हें छोड़ा और कहा कि उन्होंने कोई करप्शन की है? करप्शन का इल्जाम परवेज मुशर्रफ लगा के गया था और वो बेचारा जिधर गया है ना वो उधर ही चला गया है। एक बंदा तो मैंने बता दिया। सही, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बातों का सिलसिला यही से शुरू करते हैं। टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद हमें ज्वाइन किया है खालिद रसूल साहब ने, इकोनॉमिस्ट है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। खालिद साहब, गवर्नमेंट ये कह रही है कि अप्रैल से जून 2026 के दौरान बिजली की जो है खपत कम हुई है और अब सार्फिन से तकरीबन 34 अरब रुपए इजाफी वसूल करने की तजवीज जो है वो सामने आई है, यानी ₹1.34 फी यूनिट पे जो है वो सार्फिन को देने पड़ेंगे। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है आवाम से कि बिजली बचाओ, दूसरी तरफ वो बिजली बचाने के लिए अपना पेट काट के अपनी जेब से लाखों रुपए का सोलर पैनल लगवाता है और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ये कहती है आम आदमी को जी बिजली की खपत कम हुई है, अब फिर भी आप पैसे पे करें। तो आम आदमी करे तो करे क्या? बिजली बचाना भी इस निजाम में जो है एक सजा बन चुका है आम आदमी के लिए। देखिए जी, आपने जो सवाल उठाया बड़ी बुनियादी अहमियत और नौइयत का है और आम आदमी ही सबसे ज्यादा इससे इफेक्ट हो रहा है। अब ये है कि पावर सेक्टर जो हमारे यहाँ है फेडरल गवर्नमेंट में, वो पिछले 30-35 साल से अगर देखा जाए तो एक के बाद उसमें जो है ना वो गिरें लगती चली जा रही है और जो पेचीदगी की गिरें हैं वो खुल नहीं रही बल्कि बढ़ती चली जा रही है। अब इसलिए कि इस सेक्टर में आईपीपी के साथ जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं और वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो पावर जनरेशन के हैं। अब वो पावर जनरेशन के कॉन्ट्रैक्ट करके सॉवरेन गारंटीज 25-30 साल की हुकूमतों ने दे दी है, कुछ रोल ओवर भी हुए और भी इस तरह के करके। अब नतीजा उसका ये है कि वो एक सर्टेन प्रिजम्पशन पे था, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा आगे साथ नहीं दे रहा। उसके बाद हमारी जो इकोनॉमी है वो आप अगर देखें तो पिछले कई सालों, खासतौर से 4-5 सालों से हमारी 4 सालों से इकोनॉमी जो है वो हार्डली 3-3.5% पे ग्रो कर रही है। जब इकोनॉमी ही आपकी 3-3.5% पे ग्रो करेगी तो आपके यहाँ वो कंजम्पशन या खपत जो बिजली की वो ज्यादा नहीं है।
फिर उसके बाद ये है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम है वो इतना ऑब्सोलीट है, इतना पुराना है, और उसमें करप्शन के भी इतने एलिमेंट हैं कि वो पूरी बिजली इवैक्यूएट भी नहीं हो पा रही। लेकिन अब क्योंकि इन्हीं लोगों ने जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये इन्होंने अपने अपने दौर में IPPs की एग्रीमेंट करके सॉवरेन गारंटी दी हुई है, कैपेसिटी चार्जेस दिए हुए हैं, और वो टर्म्स एंड कंडीशन कुछ इस तरह की है कि अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे तो आपको मतलब दुगने तिगने जो है ना वो देने पड़ेंगे, और उतने हैं भी नहीं आपके पास देने को अगर आप जाएंगे भी तो। लिहाजा उसमें ये है कि ये बड़े मासूम बन के एक तरफ आपको कहते हैं कि बिजली आप कम इस्तेमाल करें, इसकी आप बचत करें, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि नेपरा के जरिए एक तरीका पकड़ा हुआ इन्होंने, जिसमें हुकूमत अपने तो हाथ उठा देती है कि देखिए हमारा तो कोई लेना देना नहीं, ये नेपरा कर रहा है, और नेपरा के जो फॉर्मूले हैं वो इसी तरह के ऊपर है। अब ये है कि सोलर की आप सुन लीजिए कि हमारे यहाँ देखें पिछले 30-35 सालों में पूरी दुनिया में बिजली प्रोडक्शन के और डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम में बड़ी रेवोल्यूशनरी तब्दीलियां आई हैं। ऑल्टरनेट एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा खालिद साहब, जब हम एक मकान किराए का लेते हैं ना, खालिद साहब जब हम मकान एक किराए का लेते हैं ना, तो वहां पे भी एक ऐसी एक शिक मौजूद होती है जिसमें कहा जाता है कि अगर इस तरह के हालात होंगे तो इस पे ये वाला जो है कानून इम्प्लीमेंट होगा। हमने 25-25, 30-30 साल के जो IPPs के साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं, उसमें हमने कोई एक भी शिक और एक भी लाइन इस तरह की नहीं लिखी कि अगर इस तरह के हालात होते हैं तो इसके मुताबिक हमें मुआहदे में थोड़ी सी जो है नरमी इख्तियार की जाए। बदकिस्मती से नहीं, मैं उसकी आपको थोड़ी सी वजह बताऊं। एक जमाने में मुझे भी एक पावर प्रोजेक्ट के सिलसिले में थोड़ा सा मौका मिला, मेरे नेपरा में भी और बाकी यूनिवर्सिटीज में जाने का मौका मिला, कुछ इंटरनेशनल जो उनके इन्वेस्टर्स थे और लॉयर्स थे उनसे भी मौका मिला। तो उस वक्त मैंने ये पूरा सिस्टम देखा और समझा, और दिल में बड़ी तकलीफ हुई कि शायद कभी तारीख अगर लिखी गई तो इस मुल्क का जो सबसे बड़ा डाका होगा वो IPPs की शक्ल का होगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो लोग जो हैं वो जिस इन्फ्लुएंस के साथ आते हैं कि वहां से प्रेसिडेंट हाउस और PM हाउस से उनके लिए फोन आ रहे होते हैं, VIP उनका जो है ना वो हर तरीके का एक ट्रैक होता है। अच्छा, उनके पीछे लॉयर्स की फौज होती है। तो हुकूमत के पास तो सेक्शन ऑफिसर से लेके जो डिप्टी सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी जो एक्चुअली इस मामला को देख रहे होते हैं, उनके पास तो इस चीज की कैपेसिटी नहीं है। जो हमारी लॉ मिनिस्ट्री है उसके बाद भी कैपेसिटी नहीं है। अगर हो भी थोड़ी बहुत कैपेसिटी, तो जब PM हाउस कह रहे हैं कि जी बस जल्दी से केस निकालें और करें 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 करें, तो फिर इसी तरह होता है। और क्योंकि ये लोग उसमें शामिल हैं, लिहाजा उस पर आज तक देखा कि दोनों पार्टी की तरफ से कभी आप देखोगे कि ना अपॉलॉजी ना उसकी कोई वजाहत आई। तो लिहाजा उसमें होना तो वही है जो किसी इस वक्त हो रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि देखिए जी सोलर आप करें वो अपना फोर्स मेजोर का, तो लिहाजा उन्होंने जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करवाए हुए ना जी, जिनके इंटरनेशनल सोलिसिटर्स थे, उन्होंने बड़े आराम से लिखवाया हुआ है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में उसमें कोई डिस्प्यूट आएगा तो उसे कोर्ट ऑफ जो इंग्लैंड या लंदन या फिर सिंगापुर या फलां जगह, और उसके अखराजात इतने फिनोमिनल है कि मतलब कि हम तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। लेकिन वो उन्होंने अपनी अय्यारी से सब कुछ किया हुआ है और बज़ाहिर पोज करते हैं, देखें जी ये तो स्टैंडर्ड है, सारे मुल्क ऐसे कर रहे हैं, सारे मुल्क ऐसे नहीं कर रहे थे, ये हम ही ने झक मारी है और अब इसको पे कर रहे हैं। तो लिहाजा आप जो कह रही फोर्स में जो इतनी आसानी से नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने देखे हुए हैं जिस अंदाज में जो है ना वो किया गया, वो तो हाथ पांव बांध के आपकी अगली नस्ल भी उसमें बनी हुई है। अभी तो बात कर रहा था कि हुकूमत के पास कम से कम अब 2-3 रास्ते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर होती है और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ना वो अगर हम इम्प्रूव कर लेते हैं, पूरी बिजली को इवैक्यूएट करें और उसके बाद ये कि इसकी खपत हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, तो ये आप देखेंगे कि 5-7 सालों में नक्शा बदल भी सकता है। नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत ने क्या किया हुआ कि अपने सारे एग्स जो है ना वो एक ही बास्केट में डाले हुए हैं कि इस वक्त जो हमारा बिजली प्रोड्यूस करने का जो एक मिक्स है उसमें बहुत ज्यादा वेटेज है इस वक्त IPPs का भी और बाकियों का। उस जो मिक्स है उसको इंक्रीज करने की जरूरत है कि हमारे यहाँ विंड का काफी बड़ा एक पॉसिबिलिटी है, सोलर की एक बड़ी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि सोलर में भी शुरू में जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट किए गए वो भी कुछ इसी नौइयत के हैं, और सोलर का तो जो कायदा तो नेशनल पार्क का हाल किया था वही है। अब ले दे के जो लोगों ने, आम बेचारे लोगों ने सोलर लगाए हुए हैं, अब इन्होंने कान कभी इधर से पकड़ने कभी उधर से पकड़ने, निकलवाना आम आदमी से है। लेकिन मुझे आम आदमी की भी तारीफ करने दें कि हम लोगों को भी हमदर्दी अल्टीमेटली हर हुकूमत से ही है। हम तनकीद भी करेंगे, वोट भी इन्हीं को देंगे और सवाल भी इन्हीं से नहीं पूछेंगे और इनकी जो जज्बाती तकरीरें लेकिन सुन लेंगे। और खालिद साहब हमारे साथ हमारे साथ शेख साहब मौजूद हैं, वही वो बात कर रहे हैं कि वोट है उसका सही इस्तेमाल नहीं होता।
वोट अवाम डालती किसको है, वोट चला किसको जाता है। तो मैं आपसे शेख साहब ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह खालिद साहब बात कर रहे हैं कि कैपेसिटी जो है पेमेंट्स मुआहिदों के तहत आपको जो है पेमेंट करनी ही करनी है, गवर्नमेंट की मजबूरी है, गवर्नमेंट करे क्या, तो फिर ये गलत मुआहिदे और इस किस्म के जो हैं प्लानिंग और इस तरह का जो माली खतरा, तो एक आम सारिफ ही उसका क्यों बार बार जो है वो बोझ उठा रहा है? इनके गलत फैसले, इनकी गलत चीजें, डिसीजंस, उसका सारी जिंदगी क्या आम आदमी पे ही उसका बोझ पड़ता रहेगा? देखें, जो IPPs हैं वो ज्यादातर या तो बाहर के चाइना की हैं या फिर नवाज शरीफ खानदान की हैं या फिर जरदारी खानदान की हैं। कम से कम ये इतना रहम तो पाकिस्तान पे कर सकते हैं कि चलें जो इनकी हैं उनसे थोड़ा सा विड्रॉ कर जाएं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं करेंगे। इन्होंने जब मुआहदे किए हैं अपनी मर्जी के, तो वो तो फिर ये तो कौम को जकड़ा हुआ है और ये डिस्ट्रीब्यूशन को कभी भी नहीं बढ़ाएंगे। अगर ये बढ़ाएंगे, अभी आप देखें कि पेट्रोल डीजल में जरा सा महंगा हुआ है तो लोड शेडिंग शुरू होगी, और जब कैपेसिटी पेमेंट है हमने देनी ही देनी है तो फिर ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है? नंबर एक, क्योंकि उनकी भी बिजली जो है वो बननी महंगी हो गई है, और वो महंगी बिजली जो है वो जो पाकिस्तानियों को नहीं देंगे वो उतनी देर में वो लोड शेडिंग कर लेंगे। तो ये मुआहदे से इनहराफ नहीं है, ये भी तो मुआहदे से इनहराफ है। अगर हम ये जो दो पार्टीज हैं, अगर ये IPPs को देखें, ये बहुत दफा इन्होंने अपने मुआहदों से इनहराफ किया है। अगर ये कैपेसिटी पेमेंट हमसे ले रहे हैं तो इनकी ड्यूटी है कि हमें जो है वो बिजली भी टाइम के मुताबिक दें, और हम फिर पाकिस्तान में जो डिस्ट्रीब्यूशन एक इंडस्ट्री को ग्रो करने की बजाय इंडस्ट्री बैकअप कर रही है। यानी 125 में पढ़ रहा था कि करीब जो है वो बाहर की कंपनियां जो हैं बाहर की, वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं। हजारों के करीब जिनिंग मिल्स जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, सैकड़ों टेक्सटाइल मिल जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। यानी हम डी इंडस्ट्रियलाइज की तरफ जा रही है कि हो रहा है। तो फिर हमने अगर ये कैपेसिटी पेमेंट या फिर हम ये बढ़ा लेंगे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो जब इंडस्ट्री नहीं है, हम जब हमारी इस्तेमाल ज्यादा होती है तो इतना हमें टाइट करके फंसाया हुआ है कि ये लोड शेडिंग भी शुरू कर देते हैं। लेकिन लोड शेडिंग तो अभी भी हो रही है, अभी भी हो रही है ना, नहीं ना होनी चाहिए। जब मुझसे जो कैपेसिटी पेमेंट ले रहे हैं तो मुझे तो 24 आवर मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर ये है कि लेकिन पेस्को की जानिब से बिजली की खपत में तकरीबन 5% कमी की जो है वो बात सामने आई है, लेकिन नापरा की समाअत में ये भी सवाल उठाया गया है कि लोड शेडिंग की वजह से तो बिजली की फरोख्त कम हुई है। अब लोड शेडिंग की वजह से बिजली की फरोख्त कम हुई है, लेकिन लोड शेडिंग फिर भी हो रही है, और आप फिर उसमें जो है 34 अरब रुपए भी जो उसकी इजाफी खालिद महमूद साहब ने वो क्लियर कर दिया कि ये फंसाया गया है। ये दो खानदानों ने मिलके पूरी तरह से जकड़ा है अवाम को। यानी आप कम बिजली इस्तेमाल करें तब भी आप जुर्म कर रहे हैं, आप ज्यादा बिजली इस्तेमाल करें 200 से 1 यूनिट ऊपर कर लें तब भी आप जुर्म कर रहे हैं। अगर आप बिजली बना के ग्रीन मीटर के जरिए आप नेट बिलिंग पे चले जाते हैं, अगर आप ज्यादा बिजली बना दें तब भी आप जुर्म कर रहे हैं। अगर आप कम बनाते हैं तो आपको पेमेंट ज्यादा। यानी इवेंचुअली ये एक पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा डाका है। IPPs और पाकिस्तान अब इकट्ठे नहीं चल सकते। ये अब रियलाइज कर लेना चाहिए कि ये दोनों एक साथ अब नहीं चल सकते। आपने देखा है कि एक लोग अब सोलर भी लगाया हो ना तो फिर भी चूड़ियां बेच के जो है वो अपना बिल अदा कर रहे हैं। इतनी बिजली महंगी कर दी गई है तो बिजली का इस्तेमाल तो जाहिर है फिर कम होना ही है कि जब एक चीज बिजली एक जैसे आप गोश्त को जो है वो 5,000 रुपए ले जाए तो जाहिर है उसका इस्तेमाल कम हो जाएगा। सही। अब जिस चीज को सस्ता करते जाएंगे, अगर तो हम कैपेसिटी पेमेंट देंगे तो होना उलट सिस्टम चाहिए कि अगर कैपेसिटी पेमेंट देनी है तो जितनी ज्यादा बिजली को इस्तेमाल करे उतना कम बिल आना चाहिए उसको। कि आप यार 200 यूनिट इस्तेमाल करोगे आपको 500 रुपए होगी, आप उससे ज्यादा करते जाओगे, वो होलसेल वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आ जाता पहले से कि हम तो फिर हम फ्री बिजली भी दे सकते थे 200 यूनिट तक। हम ये पंजाब की जो इंडियन पंजाब है उन्होंने यही काम किया ना कि जो गरीब आदमी है उनको फ्री दे दिया और ऊपर वाले लोगों को जो है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल हिसाब उल्टा है कि हुकूमत सुबह उठ के सोचती है कि ये अब इनके पास इन्होंने खुद बिजली बनानी शुरू कर दी है, इनको क्या करना है, इनको टीका कैसे लगाना है।
وہ टीका पे ठीक। कोई ना किसी तरीके से वो लगाते हैं। अभी सोलर के अगर आप बिल देखना शुरू कर देना तो वो पहले आता था कि ये बिजली बनी ये नहीं, अब वो भी कॉलम जो है अब नहीं उन्होंने गायब कर दिया। ठीक। यानी ये एक डाका है, ये बिल्कुल डाका है और इसमें जो डकैत हैं वो हुकूमत में बैठे हुए हैं। सही। खालिद साहब, जो है पाकिस्तान में रूफ टॉप सोलर एक दिन में या एक रात में तो नहीं आया, ये ग्रेजुअली आया और पाकिस्तान इसको अडॉप्ट करने वाला दुनिया का मतलब ये है कि टॉप में कंट्री आता है। तो जब पता था, गवर्नमेंट को पता था, पावर डिवीजन को पता था कि हम इस जो टेक्नोलॉजी को बड़ा रैपिडली अडॉप्ट कर रहे हैं, तो फिर मुस्तकबिल में तलब और पैदावार की सलाहियत के जो मंसूबे थे उसकी मंसूबाबंदी उसी तरीके से उसको देखते हुए क्यों नहीं की गई? गलत अंदाजा हुकूमत लगाती है, उसका सारा बोझ फिर एक आम आदमी जो है वो भुगता है। वो लाखों रुपए का सोलर भी लगाता है, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी करता है, गवर्नमेंट उसको इंट्रोड्यूस भी करवाती है और गवर्नमेंट को पता भी होता है कि कितने तेजी के साथ हम इन चीजों की तरफ जा रहे हैं, और उसके बावजूद वो जो मंसूबे और वो सारी चीजें जो इनकी मंसूबाबंदी होती है वो फिर फेल हो जाती है। देखिए, हम बहुत ही शॉर्ट साइटेड हैं और जो मनसूबाबंदी है ये लफ्ज हम पे शायद इतलाक नहीं होता इसका। हमारे जो ज्यादातर इकदाम होते हैं वो बड़े वक्ती नौयत के होते हैं, जरूरत के होते हैं, बोरानी कैफियत में, और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि रिएक्टिव नेचर के होते हैं, कि हम एक सिचुएशन इमर्ज हो जाती है उसके रिएक्शन में कुछ प्लान जो है ना बना लेते हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी इतनी रही है कि हुकूमतें जो है ना वो अपने आजादाना तौर पर मुंतखब होकर अपनी 5 साल टर्म भी मुंतखब नहीं पूरी कर पाती कि जिसपे वो अपने मुश्किल फैसले जो है ना वो ले सके। उसकी वजह से लॉन्ग टर्म जो एक आप कहिए प्लानिंग वाला या एक स्पेस किसी भी गवर्नमेंट के पास हो, मुश्किल फैसले करने की उनमें हिम्मत हो, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है ना वो लैक करती आई है। अब इसमें ये है कि असल मसला जो है ना वो ये है कि जो प्रोडक्शन है वो प्रोजेक्ट लगाना आसान है, उसको एक जगह पे सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को आपसे एग्रीमेंट करना वो आसान है। असल इशू ये है कि हमारी जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ी ऑब्सोल्यूट किस्म की है, उसमें करप्शन भी है, और उसमें फिर ये कि हमने मोनोपोली स्टेट एंटरप्राइजेस की रखी हुई है। अब हमारे पड़ोस इंडिया की आप मिसाल दे रहे हैं, तो इंडिया में स्टेट्स जो है उनके यहाँ काफी देर से बिजली की जो है ना वो ओपन ट्रांजैक्शन या ओपन सेल जो है ना वो अलाउड है। तो उसमें कई रियासतें हैं जिनका कि इस वक्त अच्छा खासा बड़ा शेयर है जो कि बिजली की डेली ट्रेडिंग होती है और उसका रेट जो है ना वो उस हिसाब से सेट होता है। अब हमारे यहाँ जब सोलर भी लगाए गए हैं तो ये भी हमारी उसी तरह की एक बेस्ट प्लानिंग है कि आपको याद होगा आज से 20-25 साल पहले हमारे यहाँ सीएनजी स्टेशन लगना शुरू हो गए। एक पागलपन शुरू हो गया, बैंकों ने भी लोन देना शुरू किए, पब्लिक ने करना शुरू किया, धड़ाधड़ चोरी करके तो हमने रातों रात जो है ना वो सीएनजी स्टेशन खड़ा किए, अरबों रुपए लग गया उसको। लेकिन आप ये देखिए कि सबको पता था कि इस मुल्क में जब गैस की शॉर्टेज है, जब गैस की शॉर्टेज है तो जिस तरह हम ये खुलम खुला हाथ करके ये सारे उड़ा रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा। तो नतीजा ये है कि हमने उसमें जिसने पैती गंगा में हाथ रंगने से रंगे, और उसके बाद एक दिन पता चला कि अच्छा जी अब तो गैस क्योंकि शॉर्ट है लिहाजा सीएनजी को नहीं मांगे। तो आप ये देखिए कि पूरा सेक्टर कोलैप्स किया। उससे पहले आप देखिए कि यहाँ हमारे यहाँ पॉलिटिकल इकोनॉमी में फेवर्स देने का है, जिनके हाथ लंबे होते हैं, फर्टिलाइजर वालों के जो भी गैस दी जा रही है मतलब कोड़ियों को मोल दी जा रही है और उनकी बैलेंस शीट पे प्रॉफिट संभाले नहीं जा रहे हैं। अच्छा, फिर आप उसके बाद देखिए कि इसी मुल्क में जब पता है कि गैस शॉर्ट है तो हमने इवन ये है कि पावर प्रोजेक्ट जो टेक्सटाइल मिलों में और बाकी जगहों पर सीमेंट वगैरह में जिनकी कोई वैल्यू एडिशन नहीं है उनको भी हमने गैस के ऊपर दिए हुए थे। तो हमारी तो प्लानिंग का भी इसी तरह का हाल है। अब ये है कि सोलर में आप देखिए कि पूरी दुनिया में सोलर में बड़ी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है और उसमें यही है कि जो गवर्नमेंट के ऊपर जो है ना वो प्रेशर कम हो, ग्रीन एनर्जी हो, सस्टेनेबिलिटी हो। अब हुकूमत को चाहिए तो ये है कि अगर फर्स्ट करो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है ना वो 6 से 7% की हो और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मोनोपोलाइज ना हो, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी हो और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इफेक्टिव हो, तो ये कैपेसिटी तो 3 साल के अंदर अंदर तलब और रसद जो है ना बैलेंस हो जाती है। लेकिन बाकी बहुत सारे मामला की तरह जिस तरह वहां भी हमने मतलब कमालात किए हुए हैं, ये कमाल भी हम देख रहे हैं और ये सिमटने में नजर नहीं आ रहा। ठीक है शेख साहब, ये बताइएगा कि इस चक्कर में हम फंस चुके हैं, अब मुआहदे हो गए हैं, अब गवर्नमेंट कहती है हम क्या करें जी, मुआहदे हो गए, इससे निकलने का आपकी गवर्नमेंट के पास क्या रोड मैप है? जब आप थे तब भी तो आईपीपीएस की फॉर्म में जो है आम आदमी पे इतना बोझ डाला जा रहा था, तो अब क्या रोड मैप है इसका? मेरा नहीं ख्याल कि बिजली उस वक्त इतनी महंगी थी। हमारे जैसे इन्होंने फरमाया कि इंडस्ट्री को डिस्ट्रीब्यूशन को ज्यादा अगर बेहतर बना लें तो जितनी बिजली बन रही है उससे ज्यादा कंजम्पशन आ जाएगी, तो फिर ये जो कैपेसिटी पेमेंट है इससे हमारी जान छूट जाएगी। तो उस वक्त इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही थी,
हमारी इकोनॉमी जो है वो 6.3 पे जाके वो ग्रो कर रही थी। अगर उसी तरह वो ग्रो करती रहती, इंडस्ट्री हमारी ज्यादा लगती, तो यही एक हाल था कि आईपीपी से जान छुड़वाने का। ये शायद फिर खुद ही अपनी ये छोड़ जाते, और लेकिन इन्होंने देखा कि इनकी बिजली जो है अगर इंडस्ट्री को ग्रो कर गई तो फिर इनकी बिजली जो है इसका इस्तेमाल बढ़ गया, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसको बढ़ाए को यानी अच्छा करने का ये एक बड़े मंसूबे जो है वो सामने उस वक्त आए। लेकिन ये कुछ लोगों को बिल्कुल ये ऐसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। हम ये चाहते हैं कि जब हम आए, देखिए ये बार बार कहते हैं कि जी पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है, बैंकरप्ट हो रहा है, और भाई हम बैंकरप्ट हो चुके हुए हैं, आप खुद मानते हैं बैंकरप्ट हो चुके हैं। आप बैंकरप्सी इसलिए नहीं फाइल कर रहे क्योंकि आप भी जो हमारे डेटर्स हैं, जो हमारे साहूकार हैं, आप भी हमारे साहूकार हैं। अगर पाकिस्तान अगर कोलैप्स करता है या अल्लाह ना करे वो सिस्टम कोलैप्स पाकिस्तान करे, लेकिन अगर हम बैंकरप्ट होते हैं तो ये जो आईपीपीज हैं ये भी फारूक हो जाएंगी, इनको भी कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। हमने सोलर को उस वक्त ज्यादा से ज्यादा इसलिए प्रमोट किया कि ये ऐसा एक, क्योंकि खान साहब की एक ख्वाहिश है कि इकोनॉमी जो है वो जो हमारे कह लें कि एनवायरमेंट है वो उनका एक जो वीक पॉइंट था कि वो साफ से साफ होनी चाहिए। मोटरसाइकिल आप लगा दें अभी कि जी बाइकें ले लें आप और फ्री कर दें बिजली, सड़कों पे लगा दें कि लोग बिजली जो है फ्री लगे, पीछे से डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ठीक हो जाए, मोटर बाइक और ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां ये आ जाए तो ये इतनी ज्यादा बिजली ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं करेंगे क्योंकि ये इनका इंटरेस्ट जो है ये इस तरह नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये अपने कारोबार को तबाह करने के लिए ऐसी चीजें नहीं लाएंगे, हम लाएंगे। हम इलेक्ट्रिक बाइक्स को तरक्की देंगे, हम इलेक्ट्रिक कार्स को तरक्की देंगे, हम इंडस्ट्री को तरक्की देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर करेंगे। आईपीपीज के साथ खान साहब ने राब्ता किया और उस वक्त जो मेरी नॉलेज के मुताबिक है, डॉलर की प्राइस जो है उस वक्त के हिसाब से फिक्स कर दी थी। कम से कम अगर वो भी ना होती तो आज शायद हमारा बिजली का यूनिट जो है वो 100 रुपए पे चला जाता। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो वो कर सकता है जिसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। ठीक है खालिद साहब, मेरा आखिरी सवाल है, हमारे पास लास्ट 1 मिनट रह गया है। सोलर की वजह से जो लगाने की वजह से गवर्नमेंट अब ये तो कह रही है कि बिजली कम यूज हो रही है तो अब इसका नुकसान भी है, आम आदमी पे करेगा। अब सोलर लगाने की वजह से जो गवर्नमेंट को फायदा हुआ उसका भी जो आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए? गवर्नमेंट को उसका फायदा नहीं हुआ। उस वक्त ये था कि जो इंटरेस्ट ग्रुप थे जिन्होंने इसमें सोलर के पैनल्स इम्पोर्ट वगैरह करने थे, उनकी तो कोई अपनी एक लॉबी है ना। तो उस वक्त जो टैरिफ जिस अंदाज में तरतीब दिया गया ना कि जी आपको बिजली की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जो अदा किया जाएगा, जो डिफरेंशियल था, अब उसके बरक्स ये हुआ कि वो इस तेजी से मतलब सोलर जो है ना वो उसकी इंस्टॉलेशन हुई और गवर्नमेंट को पता था कि हो रही है, तो उन्हें ये चाहिए था कि ये पॉलिसी शुरू ही में जरा बैलेंस तरीके से होती। अब हुआ ये कि उन्होंने पहले तो शुरू में लोगों को इनकरेज करने के लिए बड़े जेनरस किस्म के जो है ना वो इम्पोर्ट टैरिफ दे दिए, बिजली इम्पोर्ट जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और फिर उसके बाद जो इम्पोर्ट कर रहे हो वो बड़े जेनरस दे दिए। अब आखिर में इनको 2-3 साल बाद पता चला कि लोग कंज्यूम कम कर रहे हैं और ज्यादा बिजली एक्सपोर्ट होकर सिस्टम में आ रही है, और सिस्टम में आगे जो है ना उनसे मतलब कि ओवरलोड हो रहा है सिस्टम, क्योंकि आगे खपत उस तरह की नहीं है जो हमने अभी बातें की हैं। तो लिहाजा ये होता है कि हमें हर मतलब के जो इस तरह का रिएक्शन होता है बाद में आता है। जिस तरह मैंने कहा कि हम तो रिएक्टिव लोग हैं ना, तो हमें बाद में समझ में आया कि वो हमारे साथ हो गया। अब उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो मीडिया में प्रेशर वगैरह काफी आ गया, वो थोड़ा टोन डाउन किया है। लेकिन ये आने बहाने से मतलब कान को तो पकड़ेंगे और पकड़ रहे हैं, और ये इसके बगैर इनका गुजारा नहीं है। सही। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इम्तियाज साहब आपका भी टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सोलर लगाना आवाम की मजबूरी बनी क्योंकि ग्रिड की बिजली उनकी पहुंच से दूर हो गई थी, लेकिन अगर बिजली कम इस्तेमाल करने की कीमत भी आवाम ने ही देनी है तो फिर सवाल सिर्फ 34 अरब का नहीं है, पूरे निजाम का है। आखिर बिजली के शोबे की गलत मनसूबाबंदी का बिल हर बार आम आदमी ही क्यों भरे? तो दूसरी तरफ सितंबर को सिर्फ पीटीआई नहीं, हुकूमत और हमारे जमहूरी निजाम का इम्तिहान भी होगा। एहतजाज पुरअमन रहता है तो रियासत का रद्द-ए-अमल आईनी रहता है या नहीं? नौजवानों की मायूसी का जवाब सिर्फ एहतजाज या सियासी इल्जाम तराशी नहीं, बेहतर गवर्नेंस, रोजगार और इंसाफ है। इख्तिलाफ हुकूमत से हो या ऑपोजिशन से, फैसला सड़क पर नहीं आइन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।